हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th जिसकी साइंस की बुक है, उसके एक लेसन 1 से यानी कि चैप्टर फर्स्ट से 8th तक पढ़ेंगे। यानी कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से परीक्षा में आ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आसानी से सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक से याद करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम बिना टाइम करवाए हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो होती क्या है खरीफ की फसल? देखते हैं। वो फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तब उसे बोया जाता है, यानी कि उसको उगाया जाता है और उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। यानी कि वर्षा ऋतु में जिस फसल को उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल कहा जाता है। यह जून से सितंबर तक बोई जाती है। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि खरीफ की फसल का टाइमिंग क्या है, कब से कब तक बोई जाती है और ये कौन कौन सी है। तो देखते हैं, जून से सितंबर तक यह बोई जाती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? शरीफ आदमी को अपन क्या कहते हैं? शरीफ जन, यानी कि शरीफ जन। शरीफ यानी कि खरीफ। शरीफ से स्टार्ट कर लेंगे। खरीफ से खरीफ, यानी कि खरीफ और शरीफ दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है। जन से आ जाएगा जून। जून से सितंबर तक। ठीक है। जून से सितंबर तक, जैसे जून। ठीक है। शरीफ जन, शरीफ जन से याद रख लेंगे, यानी कि खरीफ जून से सितंबर तक बोई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल आती है? मक्का आता है, सोयाबीन आती है और कपास आती है। यानी कि मक्का, सोयाबीन और कपास किस में आती है? खरीफ की फसल में। अब जो रबी की फसल है उसे देखते हैं। तो रबी की फसल किस में बोई जाती है? शीत ऋतु में, यानी कि सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो शीत ऋतु में बोई जाती है वाली जो फसल है वो रबी की फसल है। अब सर्दी में क्या होगी? रवि भैया की शादी होगी। इस ट्रिक से याद करते हैं। रवि भैया की शादी कब हुई? सर्दी में करते हैं, यानी कि सर्दी सर्दी पर आने पर हमने रवि भैया की शादी कर दी। तो रबी की फसल है ना, किसमें? शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। और सर्दी कब स्टार्ट होती है? अक्टूबर नवंबर में आती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर में ये फसल बोई जाएगी। ठीक है, और मार्च तक काट ली जाएगी। फसल कौन कौन सी है? गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। ठीक है। फाल किसे कहते हैं? अब क्या है? गेहूँ। गेहूँ का अपन है ना, होली आती है तो होली जब गर्मियों के दिनों में आ जाती है। ठीक है। किसी भी फसल को पकने में कितने दिन लगते हैं? 40 महीने मतलब सॉरी 4 महीने लगते हैं। यानी कि 4 महीनों में कोई भी फसल तैयार होती है। तो गेहूँ अपन को है ना 4 महीने बाद क्या आएगी? अक्टूबर के 4 महीने बाद होली आएगी। अब होली में अपन गेहूँ को सेकते हैं ना, सेक सेक कर खाते हैं। तो है ना, गेहूँ को सेक सेक कर खाते हैं, यानी कि गेहूँ की फसल अपने काट ली। तो गेहूँ की फसल काट ली तो अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। और मार्च में क्या आती है? होली आती है। तो सिंपल से ट्रिक है, आप आसानी से याद कर लीजिएगा। फाल किसे कहते हैं? अब फाल हल्के निचले भाग में मजबूत तिकोनी पट्टी होती है। जो हल रहता है ना, हल इस तरह का, तो इसमें यहाँ इस जगह पे तिकोने भाग पे एक तिकोनी पट्टी रहती है, लोहे की लगी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? फाल कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? केंचुए द्वारा खाद तैयार करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यानी कि केंचुओं केंचुओं द्वारा जो जैविक खाद बनाई जाती है ना, कि मिट्टी में केंचुए डालकर, उसे क्या कहता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक यानी कि मानव द्वारा जो निर्मित की जाती है ना खाद, उसे कहते हैं उर्वरक। उर्वरक एक मानव निर्मित खाद है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, यानी कि पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। उर्वरक में पदार्थ पोषक जैसे कि नाइट्रोजन होते हैं, है ना, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि अत्यधिक होते हैं। खाद किसे कहते हैं? खाद खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गाय के गोबर वगैरह से बनाई जाती है। ठीक है। जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से प्राय बनाई जाती है, यानी कि जब गोबर को अपन खेतों में डालते हैं ना, और पौधों के अवशेष पौधों को सड़ने के बाद में यदि अपन खेतों में डाल दे तो फसल अच्छी होती है। आगे चलते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार यानी कि मिट्टी में अनजाने पौधे उग जाना, यानी कि अब जब अपन फसल उगाते हैं तो बहुत सारे घास दोब वगैरह उग जाती है ना, यानी कि अनचाहे पौधे जो अपन को प्रिय नहीं, जो अपन के कोई काम नहीं आते हैं और प्राकृतिक रूप से जड़ उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहा जाता है। जैसे घास फूस वगैरह। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को अपन हटा देना तो उससे क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। हार्वेस्टर तथा थ्रेसिंग किसे कहते हैं? मशीनों के द्वारा फसल को काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। आगे देते हैं, काटी गई फसल से बीज अलग अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अब ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था जो फर्स्ट पार्ट में से देख लिया अपन ने। अब लेसन नंबर सेकंड देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या
कहते हैं? कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिकल नामक जीवाणु के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिकल नामक जीवाणु। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिकल नामक जीवाणु उत्तरदायी है। किस मच्छर के द्वारा होता है मलेरिया? मलेरिया किस मच्छर के द्वारा होता है? मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? संचरणीय रोग यानी कि एक से दूसरे में फैलना, ठीक है। एक दूसरे के संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जो बीमार व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति यानी कि रोगी व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहुंचना, जैसे कि हैजा, जुकाम आदि, क्या कहलाता है? संचरणीय रोग कहलाता है। एक कोष के जीव कौन कौन से हैं? तो एक कोष के जीव सभी सजीव एक कोष के जीव हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि, ठीक है। सभी जीव जो एक कोष के हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। बहुकोष के जीव कौन कौन से होते हैं? तो शैवाल और कवक बहुकोष के जीव होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। अमीबा और पैरामीशियम का चित्र बनाइए। अमीबा का चित्र अपन इस तरह से बना लेंगे, कैसे भी बना लो। अमीबा का यहाँ बीच में केंद्रक देना है अपन को, ठीक है, अमीबा। और पैरामीशियम का इस तरह से यूँ घुमा के ये लो, ये पैरामीशियम का चित्र बन गया है, इस तरह से कर दो। और यहाँ पर बीच में डिजाइन बना दो, यानी कि पैरामीशियम इस तरह का होता है। लेसन नंबर 3 देखते हैं, प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? प्राकृतिक रेशे यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें रेशे, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक रेशे। देखते हैं वह रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास होगी। कपास के लिए अपन पौधा उगाते हैं ना, किसका? रुई का पौधा उगाते हैं, बढ़िया कहते हैं जिसे। रेशम आदि, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित यानी कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे कि नायलॉन। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? पैराशूट में भी नायलॉन के धागे का प्रयोग किया जाता है, बहुत मजबूत धागा होता है ये, किसका? नायलॉन का। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, यानी कि समाप्त हो जाए, और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, यानी कि सरलतापूर्वक उसे मोड़ा भी जा सकता है। किसे? प्लास्टिक को, जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन होगी, है ना, पीवीसी वगैरह। पॉलीथीन को भी अपन आसानी से मोड़ सकते हैं, वो टूटती थोड़ी हैं, फट जरूर जाती है लेकिन टूटती नहीं है। खिलौना, कंगियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्र बड़े पैमाने पर निर्मित किए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। अब आता है अगला, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? वह प्लास्टिक जिसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, या जिसे मोड़ने की कोशिश भी करते हैं ना अपन, तो वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसमें देखकर नरम नहीं किया जाता और उसे नरम भी नहीं किया जैसे बेकेलाइट और मेलोमाइट, यानी कि अपन के पास है ना कोई ऐसे प्लास्टिक भी है जिसे अपन मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है। जैसे कि गाड़ी का हैंडल हो गया, है ना, गाड़ी का ऊपर का मरगाट आता है ना, वो हो गया। यदि उसको अपन मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन रहता काय का है? प्लास्टिक का रहता है, उसे मोड़ा नहीं जा सकता। जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा घटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ वो कहलाते हैं जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, या घटित कीजिएगा, अपघटित कर लीजिएगा, अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जीवाणु के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, जिनको जीवाणु खाकर समाप्त कर देते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। यानी कि प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक को अपन तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, जलाते भी है, जल जाती है, लेकिन क्या है? पूरी समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक अब अपघटित होने में कई वर्ष ले लेती है। और प्लास्टिक क्या करती है? अपघटित होने में, अब की जगह अब कर लीजिएगा, अपघटित होने में कई वर्ष ले लेती है। लेसन नंबर 4, आघातवर्धनता किसे कहते हैं? आघातवर्धनता यानी कि धातु को पीट कर, धातु पर अपन हथौड़े से देते हैं किसी भी चद्दर को, या फिर कोई भी लोहे की छड़ ले लो, उस पर यदि हथौड़े से बार बार अपन देते जाएंगे ना, मारते जाएंगे, तो धातु को पीट कर एक चद्दर के रूप में, एक पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आघात
वर्धन्यता कहलाता है, यानी कि आघात कर रहे हैं। और तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुणधर्म जिसे खींचकर तार में परिवर्तित किया जाता है उसे कहते हैं तन्यता, यानी कि सोने में सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है। सोने का जो 1 ग्राम सोना लेंगे उसे अपन 1 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं। कितने किलोमीटर तक? 1 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं। कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है, उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम और पोटेशियम याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा नरम धातु होती है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर पिघल जाती है? मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु कठोर चमकीली होती है। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट होती है। जैसे कि लोहे की छड़ कितनी कठोर होती है ना, चमकीली भी होती है। लोहे की छड़ को काटते तो उसमें चमक होती है, चमकीली होती है वो। आघात वर्धन्यता, यानी कि उनको चद्दर के समान अपन ना हथौड़े से फोड़ के टोक के ना उसको चद्दर के समान परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता, यानी कि उसको खींचा भी जा सकता है, तार के समान परिवर्तित भी किया जा सकता है धातु को। ठीक है। और धवानिक गुण भी होता है उसमें। कौन सा गुण? धवानिक गुण, यानी कि 2 छड़ों को अपन आपस में मिलाते हैं। लोहे के 2 छड़ रहते हैं, 2 डंडियों को ले लेते हैं और आपस में टकराते हैं तो उनमें टन की आवाज़ आती है, यानी कि धवानिक गुण भी होता है, यानी कि ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा, यानी कि उनको यदि अपन गर्म करते हैं ना तो उनमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि गर्म भी हो जाती है। विद्युत की सूचना अलग भी होती है, यानी कि करंट भी आता है उनमें। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातुएं क्या करती हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके, यानी कि अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं? पोप ध्वनि के साथ जलती है और पोप की ध्वनि की उत्पन्न करती है और उसके साथ जलती है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। अधातु किसे कहते हैं? अधातु देखते हैं वे जो ध्वनिक नहीं होती, जिनमें क्या है? ध्वनि का गुण नहीं होता, यानी कि टकराने पर आपस में आवाज़ नहीं करती। जैसे कि हथौड़े की चोट से टूटकर बिखर जाती है। और क्या करती है? जब भी अपन हथौड़े से किसी भी अधातु को पीटते हैं ना, जैसे कि लकड़ी की होगी, लकड़ी की टेबल होगी, यदि अपन हथौड़े की मारेंगे ना तो चद्दर के समान परिवर्तित नहीं होगी, बल्कि टूटकर बिखर जाती है। और इसी टूटने के क्रम को क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। भंगुरता किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी चीज़ को अपन चोट मारते हैं तो वो पतली या फिर तार के समान लंबी नहीं होती, बल्कि टुकड़ों में टूट जाती है। उसे क्या कहते हैं? भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी कि भंगुरता कहा जाता है। तथा ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि लकड़ी में अपन ऊष्मा, यानी कि उसको गर्म भी नहीं किया जा सकता। और विद्युत की सुचालक, यानी कि विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि विद्युत भी प्रवाहित नहीं की जाती, यानी कि करंट भी नहीं है आता। उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। कौन सी धातु वायु में आग पकड़ लेती है या जलने लगती है? सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है और वायु में जलने लग जाती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। और यह वायु से अभिक्रिया न करके ऊष्मा उत्पन्न नहीं करें, उसके लिए इसको क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डाला जाता है। आगे चलते हैं, लेसन नंबर 5। आपको समझ में तो आ रहा है ना? आगे चलते हैं, लेसन नंबर 5। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक से, यानी कि प्रकृति से हमें जो प्राप्त होते हैं संसाधन, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लेसन नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो प्रकृति के द्वारा, यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा वगैरह, है ना। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य, यानी कि समाप्त होने वाले, और असमाप्त, यानी कि जो समाप्त नहीं होंगे। समाप्य और असमाप्य कितने प्रकार के होंगे? प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के। अब असमाप्य जो संसाधन समाप्त होते हैं, वे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य और प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता। वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब समाप्त नहीं हो सकती। समाप्य संसाधन, यानी कि जो समाप्त होने वाले संसाधन है वो देखते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, यानी कि प्रकृति में ये स्रोत कम ही है जो समाप्त होने वाले, जैसे कि वन्य जीव, है ना, खनिज हो गया, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया आदि। प्राकृतिक गैसें, जो प्राकृतिक गैसें हैं वो भी क्या है? समाप्त हो जाएगी।
जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें से जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण सजीव प्राणी के अवशेष से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म का संधि विच्छेद करो, जीव अश्वम, ठीक है। जीवाश्म यानी कि जीव के अश्वम से यानी कि अंश से बने होते हैं, यानी कि जीव की बॉडी से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं जीवाश्म। अब कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है ना, जिनका निर्माण सजीव प्राणी के अवशेष से होता है, यानी कि सजीव जो जीवित होते हैं उन प्राणियों के अवशेष, यानी कि सजीव प्राणी क्या है, लाखों वर्ष पहले है ना कहाँ पर दब गए थे, पेड़ पर बाढ़ आई और उनके नीचे दब गए थे, सुनामी वगैरह आई, जैसे डायनासोर वगैरह दब गए और वो दबे रहते हैं और उनसे क्या बन जाता है, पेट्रोल वगैरह कोयला वगैरह बन जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हुआ। कोल तार का उपयोग बताइए। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसका उपयोग औषधि, विस्फोटन सामग्री में है ना, सुगंध सामग्री में, प्लास्टिक पेंट में, फोटोग्राफी सामग्री निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोल तार का उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है? गंदा और गाढ़ा द्रव होता है। इसका निर्माण औषधि में है ना, औषधि बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में, सुगंध सामग्री बनाने में यानी कि सेंट वगैरह बनाने में, प्लास्टिक पेंट बनाने में। प्लास्टिक पेंट आप सभी जानते होंगे, पेंट तो सभी ने किया होगा कीवाणों के वगैरह के। और फोटोग्राफी सामग्री निर्माण में किया जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। यह एक ईंधन खनिज है। एलपीजी तथा सीएनजी क्या है? यह एक गैसें हैं। एलपीजी और सीएनजी क्या है? गैसें हैं। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि एलपीजी की फुल फॉर्म लिखिए, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घर और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका काम लिया जाता है, यानी कि एलपीजी हमारा गैस सिलेंडर आता है ना, उसमें है एलपीजी गैस बनी रहती है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब जो अपन गाड़ी वगैरह में ना गैस भरवाते हैं ना, वो किस में काम आती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। कौन सी? सीएनजी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट होती है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों तथा ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि परिवहन यानी कि गाड़ी मोटर को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होती है, क्योंकि इससे क्या है, प्रदूषण कम फैलता है, जबकि पेट्रोल से धुआं ज़्यादा निकलता है। लेसन नंबर 6, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दहन किसे कहते हैं? दहन यानी कि किसी भी चीज़ को जलाना। रासायनिक प्रक्रम वह रासायनिक प्रक्रम जिससे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी कि ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है। ऊष्मा यानी कि गर्म कर देता है, उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, यानी कि आग उत्पन्न करता है। जिस पदार्थ का दहन होता है, जो पदार्थ जलता है, वह दाह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? दाह पदार्थ कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईंधन भी कहा जाता है। किसे? ईंधन भी कहा जाता है। जो जलता है उसे ईंधन भी कहा जाता है। ईंधन ठोस या द्रव या गैस भी हो सकता है, ठीक है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, यानी कि कोई पदार्थ जिस ताप पर जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी कागज़ को अपन जलाते हैं तो फटाफट जल जाता है, लेकिन किसी भी लकड़ी को अपन जलाते हैं तो थोड़ा टाइम लेती है, यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहा जाता है। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जैसे कि कागज, और जो ज्वला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, पेट्रोल में फटाफट आग लगती है। एल्कोहल हो गया, दारू, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे अपन एलपीजी कहते हैं, वो भी फटाफट आग पकड़ती है। ऊष्मेयमान क्या है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मेयमान कहलाता है। इसको ऊष्मेयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसल भवन और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब अम्ल वर्षा है ना, अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में मिल जाती है? वर्षा
जब बारिश आती है, बारिश गिरती है तो उसके पानी में घुल जाती है, और घुलने के बाद में कौन सी वर्षा बनाती है? अम्ल बनाती है। ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। जो अम्ल वर्षा जैसी फसलों में गिरेगी तो फसलों को खराब करेगी, भवन पर गिरेगी तो उसका रंग खराब होगा, मृदा में गिरेगी तो उसकी उर्वरकता खत्म होगी, यानी कि ये तीनों के लिए हानिकारक होती है। कौन सी वर्षा? अम्ल वर्षा। लेसन नंबर 7, वनोन्मूलन एवं इसके कारण बताइए। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है। पेड़ पौधों को काटना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। अब ये क्यों किया जाता है? कृषि के लिए भूमि तैयार करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए, यानी कि कृषि के लिए भूमि तैयार, कोई खेती करेगा तो क्या करेगा? वन को काटेगा, यानी कि पेड़ पौधों को काटेगा। घर एवं कारखानों का निर्माण करेगा, कोई घर बनाएगा, कारखाने बनाएगा तो क्या है? पेड़ पौधों को हटाएगा उस जगह से और अपने कारखानों का निर्माण करेगा। फर्नीचर बनाने में, यानी कि अपन को यदि कोई लकड़ी से है ना कोई चीज़ बनानी है, फर्नीचर वगैरह जैसे कि बेंच वगैरह बनानी है, तो अपन लकड़ी को काटेंगे। लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं वनों का नष्ट होना, वनोन्मूलन का परिणाम। और इसका क्या परिणाम है? पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण में स्तर में वृद्धि होती है। और जब अपन पेड़ पौधों को काटते हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को ज़्यादा बढ़ाती है। जब अधिक मात्रा में पेड़ों को काटेंगे तो अपन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी पेड़ों से, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा हो जाएगी जो अपन छोड़ते हैं। वायु प्रदूषण और वायु का तापमान क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, भूमि जल स्तर का नीचे चलेगा, और बारिश नहीं होगी। यदि पेड़ पौधे से तो बारिश होती है, और बारिश नहीं होगी तो भूमि जल, यानी कि जो भूमि के अंदर जो जल है उसका स्तर भी क्या हो जाएगा? नीचे चल जाएगा, और हमें पानी भी नहीं मिल पाएगा। वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आना, और वर्षा भी कम होने लग जाएगी और भूमि की उर्वरकता भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? संकट आपन, यानी कि संकट में जो जंतु है उन्हें संकटापन्न कहते हैं। जैसे कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। मतलब क्या है? किसी भी क्षेत्र में ना बहुत ही कम जो जंतु मिल रहे हैं, जैसे कि 50 टाइगर थे पूरे भारत में, लेकिन क्या है अब है ना 3 या 4 ही रह गए। तो क्या हो गए? रेयर हो गए। यदि 3-4 भी समाप्त हो जाएंगे तो क्या है? हमें कभी टाइगर दिखेंगे नहीं, यानी कि चीते दिखेंगे नहीं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित, यानी कि एक निश्चित है, बिल्कुल कम ही रह गई है, कम होती जा रही है, और वह विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि वह समाप्त हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो उन्हें कहते हैं संकटापन्न जंतु। जैसे कि शेर हो गया, हाथी हो गया, जंगली बेस हो गया, बारहसिंगा वगैरह बहुत कम होते जा रहे हैं। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। लेसन नंबर 8, कोशिका किसे कहते हैं? अब कोशिका देखते हैं। अंग की संरचना मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। दूसरों से जुड़कर सजीव के शरीर का निर्माण करती है। कोशिका क्या करती है? एक दूसरे से जुड़ती है और सजीव के शरीर का निर्माण करती है, यानी कि शरीर की जो मूलभूत इकाइयों कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कोश के जीव किसे कहते हैं? एक कोश के जीव वह जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, यानी कि एक ही कोशिका के द्वारा जिस जीव का निर्माण होता है उसे एक कोश के जीव कहते हैं। जैसे कि अंडा हो गया, यानी कि कोई भी अंडा रहता है ना, वो एक कोश के जीव होता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक कोश के जीव होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एक कोश के जीवों के नाम बताइए, तो अमीबा और पैरामीशियम अपन को लिखना है। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वह जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मानव हो गया, मानव में हाथ भी होता है, पैर भी होता है, बल्कि अंडे में पैर वगैरह थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना, यानी कि वो एक कोशिकीय जीव है। यानी कि मानव में हाथ होता है, पैर होता है, मुंह होता है, बहुत सारे शरीर के अंग होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। WBC क्या है? WBC को अपन किस नाम से जानते हैं? श्वेत रक्त कोशिका है। कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी परीक्षा में कि WBC की फुल फॉर्म लिखी है, तो अपन को लिखनी है श्वेत रक्त कोशिका है, वाइट ब्लड सेल। इसका नेम है वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका है। यह एक कोशिकाएं हैं, यानी कि एक कोशिकीय हैं। तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए। तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए कि किस तरह का रहता है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके हमारे शरीर में स्थानांतरित करती है। यदि अपन के शरीर में कोई भी चीज़ टच करती है ना, तो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है। ये बहुत सारी तंत्रिकाएं जोड़ी रहती है एक दूसरे से। इस तरह का तंत्रिका तंत्र का चित्र रहता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए।
तो आपको बनाना है कि इस तरह का बनता है। उत्तक किसे कहते हैं? प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों में बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तक किसे कहते हैं, तो प्रत्येक अंग हमारे शरीर का, जिसके हाथ पैर वगैरह आँख वगैरह छोटे छोटे भागों से बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अंग उत्तक से बने होते हैं। अंग किससे बने रहते हैं? उत्तक से बने रहते हैं। और उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जीन किसे कहते हैं? जीन अपने माता पिता के लक्षण अपनी संतति यानी कि संतान में आना जीन कहलाता है। जीन क्या कहलाता है? अपने माता पिता के लक्षण अपनी संतान में आना। आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए होंगे, आप सभी जानते हैं। जैसे कि माता पिता की आंखें भूरी हैं, तो संभवतः है कि आपकी आंखें भी क्या होगी? भूरी होगी। यदि आपके माता पिता जी के बाल घुंघराले हैं, तो आपके भी बाल घुंघराले होंगे। यदि आपकी हाइट छोटी है, तो आपके माता पिता की हाइट भी छोटी होगी, या आपकी हाइट भी आपकी छोटी होगी, मतलब ऐसी भी छोटी होगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।